जो जीन्स का मैचिंग होती है, तीसरा स्पेशल टाइप का जायकोट बनता है जिसको हाइब्रिड कहते हैं। नोबेल प्राइज भारत को नहीं मिला, अगर स्वामीनाथन को मिला है, डॉक्टर एच.जी. खुराना को मिला है, तो ये लोग भारतीय नागरिक नहीं थे, अमेरिकी नागरिकता उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह अंतरराष्ट्रीय विवाह था, उनका पहला विवाह अंतरधार्मिक विवाह था, उनका विवाह अंतरजातीय विवाह था। दोनों अंतरजातीय विवाह और अंतरधार्मिक विवाह को प्रोत्साहन के लिए अमूमन जनरल करीब 2.5 लाख और 2.5 लाख रुपए देती है। तरह रखने के जो महत्वपूर्ण कारक है उसमें ये अंतरजातीय विवाह सफल होगा, एक फैक्टर, एक कारक के रूप में। सामाजिक आंदोलनों को लेकर हम सब ये कार्यक्रम करते हैं, लेकिन अंतरजातीय विवाह के प्रोत्साहन के लिए अपने आप में विशेष कार्यक्रम है। ये अनोखा कार्यक्रम है, अद्भुत है, अमेजमेंट है। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं उनको मैं साधुवाद करता हूं, नमन करता हूं। और यहां पर आए हुए लोग अगर वह वर वधू से संबंधित है, विवाह से रिलेटेड है, वो यहाँ पे आए हैं, उनका वेलकम है। और दूसरे साथी जो यहाँ पर स्त्री पुरुष साथी जन, स्वजन, परिजन पधारे हैं, जिनका इस विवाह से संबंध नहीं है लेकिन सामाजिक सरोकार से संबंध है, और इस जागरूकता से उनके अंदर एक मन में भावना जगी कि यह स्पेशल कार्यक्रम है, कैसा होगा, किस तरह से हो, भाग लेना चाहिए। तो साथियों, अंतरजातीय विवाह के संबंध में यह विशेष कार्यक्रम हमारे जो कर्मठ साथी हैं उनके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। साथियों, हमारे देश में, हमारे समाज में अगर अतीत से लेकर आज तक, वर्तमान तक हम सब परिस्थिति देखें तो हमारा समाज, हमारा देश जाति के जो एक दंश रहा है, जाति का जो प्रतिकार रहा है, जाति की जो प्रताड़ना रही है, उससे झेलता रहा है, उसका सामना करता रहा है। लेकिन साथियों, हम आप ये कह सकते हैं कि आज समाज में अगर जागरूकता थोड़ी बढ़ रही है, जाति व्यवस्था को तोड़ने की हिम्मत पैदा हो रही है, तो उसका कारण यह है कि जो शिक्षा बढ़ रही है, जो मध्यम वर्ग में उनकी आधुनिकता बढ़ रही है, उनके अंदर अवेयरनेस आ रहा है, उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि बढ़ रही है, शहरीकरण बढ़ रहा है। इसको लेकर उनके मन में इस तरह की जो रूढ़िवादी परंपरा है या अवैज्ञानिक परंपरा है या बहुत एक्सेप्टेबल परंपरा नहीं है, उनको छोड़ने की हिम्मत दिखाई जा रही है। अगर भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में पूरा जो सर्वे के आधार पर देखें तो मात्र 5.8% विवाह अंतरजातीय रूप से रहा है। और जो सुप्रीम कोर्ट है भारत का, उसने भी एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है कि अगर अंतरजातीय विवाह समाज में बढ़ता है तो जो भारत को एक रखने के, भारत को समृद्ध रखने के और भारत के राष्ट्र की एकीकृत रखने के जो महत्वपूर्ण कारक है, उसमें ये अंतरजातीय विवाह सफल होगा, एक फैक्टर, एक कारक के रूप में होगा। साथियों, भारत में अंतरजातीय विवाह, अंतरधार्मिक विवाह पर कानूनन कोई रोक नहीं है, कानूनी सहायता है। भारत सरकार, बहुत सभी लोगों को ये नहीं जानकारी है, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अंतरजातीय विवाह और अंतरधार्मिक विवाह को प्रोत्साहन के लिए अमूमन जनरल करीब 2.5 लाख और 2.5 लाख रुपए देती है। राज्य सरकार भी 2.5 लाख देती है और केंद्र सरकार भी 2.5 लाख देती है अगर दो जातियों के बीच और दो धर्मों के बीच शादियां हो रही है। बिहार सरकार देती है, हरियाणा सरकार देती है, उड़ीसा सरकार देती है, राजस्थान सरकार ने तो अभी अमेजमेंट तौर से अगर अंतरराष्ट्रीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए 10 लाख रुपए तक के प्रोत्साहन को उसने बढ़ाया है। बहुत सारी सरकारें डॉक्टर सविता अम्बेडकर के नाम से भी वेलफेयर स्कीम चला रही है, जिससे लोगों में जानकारी हो और लोग
इस बात को समझ सके और धारणा को स्वीकार कर सके। साथियों, अंतरजातीय विवाह से जो महत्वपूर्ण बेनिफिट्स होगा, समाज में एक रास्ता आएगी, समरूपता आएगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि समाज में एकता बढ़ती है, जातीय भेदभाव खत्म होता है, समाज में अवेयरनेस होता है, समरसता होती है, लोगों का सोच, लोगों का दृष्टिकोण बदलता है, आधुनिक होता है, और साथ ही साथ जो साइंस है, जो विज्ञान है, उसे बढ़ावा मिलता है। और साथियों, साइंटिफिक रूप से इस बात को आप समझे, एक ही जातियों में लंबे समय से, सैकड़ों पीढ़ियों से, हजारों वर्षों से शादियों लगातार होने से कुछ ऐसी जेनेटिक बीमारियां हैं जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती रहती है। इसलिए महत्वपूर्ण रूप से हमें इस बात को केयर करना चाहिए। साथियों, अगर इस बात को हम यहां पर ये स्वीकार करें कि अगर आज हम अंतरराष्ट्रीय और अंतरजातीय अंतरधार्मिक विवाह की बात कर रहे हैं, आज से 2500 साल पहले इस भारत को, जो खंड खंड भारत था, अखंड रखने वाले सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का अगर आप हिस्ट्री में जाए तो पहला विवाह अंतरराष्ट्रीय विवाह था, उनका पहला विवाह अंतरधार्मिक विवाह था, उनका विवाह अंतरजातीय विवाह था। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य, जो सिकंदर का जो सलाहकार सेलुकस था, सेलुकस ने अपनी लड़की हिरण्या का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था, वो भी आज से 2500 साल पहले। तो जो लोग चंद्रगुप्त मौर्य को समझते हैं और जानते हैं, उनके वंशज हैं, तो ब्लड तो उनका आज भी चल रहा है। तो साथियों, हम आप तो आज बात कर रहे हैं, 2500 साल पहले इस बात को बढ़ावा, इस बात को महत्व दिया जा चुका है। तो साथियों, एक चीज आप समझे, हमारे आपके बच्चे आज जिस तरह पढ़ाई कर रहे हैं और कल हम सब वहां से विद्यालयों से, यूनिवर्सिटियों से पढ़कर के आए, एक बात आप सभी विचार करें, क्या जितने भी लोग साइंस पढ़ने वाले हैं और साइंस पढ़ने वाले बच्चे, जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस को पढ़ रहे हैं, उसमें भारतीय वैज्ञानिकों का न होने का कारण क्या है? सभी के सभी वैज्ञानिक यूरोप में ही क्यों पैदा हो रहे हैं? आप सभी नोबेल प्राइज समझते हैं, भारत में सिर्फ भारतीय नागरिक को एक नोबेल प्राइज साइंस में मिला है 1930 में, सीवी रमन को फिजिक्स में। बाकी एक भी साइंस का नोबेल प्राइज भारत को नहीं मिला। अगर स्वामीनाथन को मिला है, डॉक्टर एच.जी. खुराना को मिला है, तो ये लोग भारतीय नागरिक नहीं थे, अमेरिकी नागरिकता उन्होंने स्वीकार कर ली थी। तो साथियों, अगर दुनिया के सभी साइंटिस्टों को नोबेल प्राइज मिल रहा है, उसका कारण यह है कि वहां जाति व्यवस्था नहीं है। और जाति व्यवस्था न होने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है साथियों, वैज्ञानिक तौर पे महत्वपूर्ण यह है कि अगर दो स्पेशल टाइप के पर्सन से जो जीन्स का मैचिंग होती है, तीसरा स्पेशल टाइप का जायगोट बनता है, जिसको हाइब्रिड कहते हैं, हाइब्रिड। तो पूरे यूरोप में इस तरह की व्यवस्था चल रही है। इस तरह टोटली वैज्ञानिकों को वहां भरमार है। और हमारे यहाँ जाति का जाति में, जातियों का उपजाति में जिस तरह बंधन है, तो साथियों, साइंस में एक टॉपिक आता है जिसको कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब डिप्रेशन आप सभी समझते हो, डिप्रेशन आप सभी समझते हो कि डिप्रेशन में रियली ये है कि किसी चीज को बार रिपीट करने से डिप्रेशन होता है। जब उसको चेंजिंग करते हैं तो वह चीजें बदलती है। तो साथियों, आप ध्यान रखें, साइंस का यह एग्जाम्पल है कि चाहे कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई हो, वह 5000 साल पुरानी हुई हो या 10,000 साल पुरानी हुई, उस व्यक्ति की अगर हड्डियां मिलती है, बोन्स मिलते हैं, तो साइंस के पास कार्बन डेटिंग सिस्टम है। और कार्बन डेटिंग सिस्टम से यह बताया जा सकता है कि 5000 साल पहले जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई, वह व्यक्ति, ये हड्डियां स्त्री की है कि पुरुष की है, और ये हड्डियां जिस व्यक्ति के, उसका उम्र क्या था, और उस व्यक्ति की एज क्या थी,
उस व्यक्ति का नेचर कैसा था, उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कैसा था, उस हड्डियों की जांच करके 5000 साल बताया जा सकता है, 5000 साल बाद। लेकिन उसी 5000 साल पहले की हड्डी को जांच करके क्या नहीं बताया जा सकता? कार्बन डेटिंग से उस व्यक्ति की जाति क्या थी, उस व्यक्ति का धर्म क्या था, वो व्यक्ति किस संप्रदाय से आता है। साइंस इस बात की, क्योंकि साथियों जाति, धर्म और ये संप्रदाय यह अवैज्ञानिक है, क्योंकि जाति तो सामान्य हिंदी का शब्द है, लेकिन सामाजिक रूप से अंग्रेजी में कास्ट कहते हैं, लेकिन साइंस में उसको स्पीसीज कहते हैं। यहाँ जितने भी हमारे महापुरुष लगे हुए हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एनिमेशन ऑफ कास्ट लिखा, ज्योतिबा फूले ने जाति को हटाने के लिए व्यवस्था चलाई। तो साथियों अगर हम सब उनके फॉलोअर हैं, हम सब उनके अनुयायी हैं, तो हम सब कब तक इस व्यवस्थाओं में बंधे रहेंगे? जातियों को तोड़ने का समय आ चुका है साथियों। केवल बातें कहने से, केवल संभाषण कहने से वो तरीका नहीं होगा। मैं आयोजक बंधुओं को धन्यवाद देते हुए फिर से आग्रह करता हूं कि अगर ये सम्मेलन जाति निवारण, जाति उन्मूलन और अंतर जाति विवाह के लिए प्रोत्साहित है, तो कम से कम यहाँ पर जातियों का उद्बोधन ना हो, एक उदाहरण के रूप में किया जाए। साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अपने बात को सुना, अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।